नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं और इतिहास का पेपर किस प्रकार का आएगा उसी पे बात करने वाले हैं। अपना हिस्ट्री का पेपर है और बहुत जल्द हम इस पीडीएफ को, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ है, इसमें कौन से प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और किस प्रकार के प्रश्न लघुत्तरात्मक होंगे, किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और किस प्रकार हम निबंधात्मक प्रश्नों को करें। ये बड़ी समस्या आती है बच्चों के सामने। वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो कर लेते हैं, लघुत्तरात्मक भी कर लेते हैं, अति लघुत्तरात्मक भी कर लेते हैं, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो लगभग 80 में से 60 के करीब रह जाते हैं। तो आज हम 60 के करीब ना रहकर 80 में से 80 लाने का प्रयास करें। इस प्रकार के मकसद के साथ चलेंगे तो आपके सपने और आपके पेरेंट्स के सपने ज़रूर पूरे होंगे। सबसे पहले हम ये चैप्टर है मनके और अस्थियाँ, ये अपने सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उससे संबंधित चैप्टर है। आपको लग ही रहा है कि मनके और अस्थियाँ क्या पाठ हुआ, ये उसी से संबंधित है। यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो सभ्यता पनपी, कभी मानव सभ्यता पनपी, और उस मानव सभ्यता का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो था हड़प्पा। हड़प्पा नामक जगह पे सबसे पहले खोज की ये महत्वपूर्ण जगह थी और इसी के नाम पर इतिहासकारों ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ज़्यादा सही समझा। तो इसी सभ्यता का नाम दूसरा है, वो हड़प्पा है, यानी सिंधु घाटी के आसपास की जो। अब सिंधु घाटी कहाँ थी, सिंधु नदी किस क्षेत्र में, तो भारत के किस क्षेत्र में सिंधु नदी बहती थी, ये आपको पता ही है। तो सिंधु नदी से संबंधित जो जगह होंगी वो कौन सी जगह पे होंगी, ये भी आप समझ सकते हो। तो सिंधु नदी हिमालय से निकलती हुई इस तरफ बहती हुई चलती है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और हम निबंधात्मक प्रश्नों पे बात करेंगे और इस इतिहास में आपके 5 मार्क्स का मानचित्र होगा, उस पर भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु कौन सी है, वो हड़प्पा मोहर। विशिष्ट प्रकार की काली मिट्टी की परत चढ़ाई मर्तबान मिला है। ओमान, हड़प्पा सभ्यता में बाट सामान्यतः होते थे चर्ट के। हड़प्पा सभ्यता के बाट आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित थे, उन पे निशान नहीं होते थे कोई भी, और उनका आकार होता था घनाकार। एक मूर्ति जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा प्राप्त हुई, उसका स्थान था मोहनजोदड़ो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया था, जनरल कनिंघम। ये अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल REM व्हीलर बने थे 1944 में। तो इस प्रकार के पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक शुद्धता का समावेश किया गया, वो थे व्हीलर। मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में क्या कथन सत्य है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। सबसे लंबे अभिलेख लगभग 26 चिन्ह मिले, बिल्कुल सही। ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो ये बाईं तरफ चलती थी तथा लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, बिल्कुल। इसमें चित्रों की संख्या अधिक है, लगभग 375 से 400। उपरोक्त सभी इसमें आंसर सही हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में आपके इस प्रकार से प्रश्न, हड़प्पा की मोहर किससे बनाई जाती थी, एक सैलखड़ी नामक पत्थर होता था, उससे बनाई जाती थी। हड़प्पा मोहरों पे क्या उत्कीर्ण किए जाते थे, जानवरों के चित्र, एक लिपि के चिन्ह जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। इससे बनने वाले हम निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे और अति महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे लघुत्तरात्मक प्रश्न कर लेते हैं, अति लघुत्तरात्मक भी कर लेते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों में वो उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है, वो करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, जिसका दूसरा नाम सिंधु सभ्यता है, इसका बताना। शिल्प उत्पादन की जानकारी दीजिए, या प्रकाश डालिए या वर्णन करिए। तो शिल्प कला किस प्रकार की थी, तो शिल्प उद्योग इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी और एक उन्नत उद्योग था उस समय। इसमें मुख्यतः मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म यानी धातु से संबंधित कार्य, मोहर का निर्माण करना या मोहरें बनाना, बाट बनाना सम्मिलित था।
चहुंदड़ो एक ऐसी बस्ती थी जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के ही कार्य में लगी थी। मनकू के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता, और जैसे इसमें स्फटिक, क्वार्टर, सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा धातु जैसे सोने जैसी धातु, इनका प्रयोग होता था। पक्की हुई मिट्टी, सभी प्रकार का प्रयोग मन के बनाने में होता था। शंख, फन्यास, कुछ मन के 2 या अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टोप वाले पत्थर होते थे। इनको विभिन्न आकृति में या आकारों में बनाया जाता था, जैसे चक्राकार बनाना, बेलनाकार, ढोल के आकार का, खंडित। कुछ भी उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजा भी दिया जाता था, और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। मन की बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थों में के अनुसार कई भिन्नताएं थी। तो सैलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता था। सैलखड़ी किस प्रकार का पत्थर होता था? एक मुलायम पत्थर जिस पर आसानी से कार्य किया जाता था। तो कुछ मन के सैलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। तो कुछ ठोस पदार्थों से ज्यामितीय आकार के विपरीत विविध आकारों से मन के बनाए जाते थे, जिनको हम देख सकते हैं यहाँ। लगभग आपको याद है, लिखने में आपको दिक्कत नहीं हो। इसके प्रमुख स्थान आपको बताने, जैसे चौहंदड़ो, लोथल, धोलावीरा के मन के निर्माण के विशेष उपकरण मिले हैं। और समुद्र तटीय बस्तियां जैसे नागेश्वर, बालाकोट, शंख की बनी वस्तुएं, समुद्र तटीय बस्तियां। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे नगरीकरण भी के सबूत इसमें सबसे पहले मिले हैं। तो नगरीकरण सभ्यता भी कहते हैं इसको। जैसे बड़े शहरों में पहुंचाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प उद्योग माल प्राप्त करने की नीति अथवा व्यापार पर प्रकाश डालना है। उनका व्यापार कहाँ से कहाँ होता था, उस पर प्रकाश डालना है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अपनाए। पुरातत्वविद खोजों का वर्गीकरण की समस्या को किस प्रकार हल कर लेते थे। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथा और विश्वास की व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं, किसमें विश्वास करते थे वो, उनकी धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो सबसे अधिक चुनौतियां धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण की आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को कुछ वस्तुएं जो सामान्य और अपरिचित प्रतीत होती थी, धार्मिक महत्व का मान लिया जाता था। इसमें आभूषणों से लदी हुई जैसे नारी की मरण मूर्तियां मिली। कुछ शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन शामिल हैं, जिन्हें मात्र देवी की संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार से पुरोहित राजा की संज्ञा, जिसको हमने ऊपर देखा था, कहाँ से मिली, इस प्रकार को अनुष्ठानिक महत्व माना गया। इसमें विशाल स्नानागार, कालीबंगन तथा लोथल से प्राप्त वेदियां भी मिली, जो बताती हैं कि वहाँ की धार्मिक प्रथा कैसी थी, विश्वास लोगों का किस देवी देवताओं में था, जो उनकी आस्था से संबंधित। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपना हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या उन तथ्यों पर प्रकाश डालिए जो इंगित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी में एक शासन प्रणाली मौजूद थी। तो सबसे पहले हम हड़प्पा समाज की वर्ग द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। तो एक सुनियोजित नगर निर्माण, पॉइंट बनाएं, पॉइंट के सामने आप स्टार बनाएं, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करें। हड़प्पा सभ्यता से हमें विस्तृत तथा सुनियोजित नगर रचनाएं प्राप्त होती हैं। और जब आप अपनी कॉपी को डेकोरेट करेंगे, अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते हुए, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करते हुए आप लिखेंगे, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देने के लिए मजबूर होगा, यानी आपके मार्क्स कम से कम कटेंगे। एग्जामिनर का ध्यान आपकी कॉपी आकर्षित करेगी। सुनियोजित जल निकास प्रणाली थी, सुनियोजित नगर निर्माण व्यवस्था थी, जल निकासी की एक सुनियोजित प्रणाली थी। सामाजिक जीवन और संगठित श्रम था। पॉइंट बनाते हुए, पॉइंट लिखते हुए, स्टार लगाते हुए, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करते हुए आप बड़े प्रश्नों को करते जाएं। सड़क और नाली निर्माण की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी इस सभ्यता में, ग्रिड पद्धति पे बनाई जाती थी। मोहर निर्माण का कार्य, व्यापार किस प्रकार का था। ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं
ये लगभग प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। इसकी व्यापार करने की जो शैली थी वो किस प्रकार की थी, किन स्थानों से इनका व्यापार होता था। तो विदेशी, ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध की पुष्टि समकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों और समकालीन सभ्यताओं के लेखों से हुई है कि इस सभ्यता के जो संबंध थे वो ओमान, बहरीन, जो कि वर्तमान में खाड़ी देश हैं, इनसे बाट और माप की व्यवस्था कैसी थी। पॉइंट बनाते जाएं, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करें, स्टार बनाएं। सभ्यता के तौल और माप का क्या तरीका था। दशमलव पद्धति आधारित थी इनकी माप पद्धति। लिपि कैसी थी, लिपि के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि इसमें कोई किस प्रकार की लिपि थी। तो ये भावात्मक चित्रात्मक लिपि थी। ऐसा प्रतीत होता है कि लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, जो अब तक पढ़ी नहीं गई, यानी अपठित है। धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, ये ऊपर हमने प्रश्न देखा, उसी का संक्षिप्त रूप है। तो ये पुरोहित, राजा, मातृ देवी की मूर्तियां, मोहरों से आदि शिव की उपासना के भी संकेत मिले, यानी शिव जी जो कि देवों के देव कहलाते हैं, आदि देव, उनकी पूजा उपासना के सबूत मिले। इसके अतिरिक्त प्रकृति की पूजा और पशु पक्षियों की पूजा के भी सबूत मिले। बड़े स्नानागार और सामूहिक अनुष्ठान, यानी समूह में मिलकर लोग अनुष्ठान करते थे। जल पूजा के भी साक्ष्य मिले। राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके की थी, ये आप देख सकते हैं कि प्रतीत होता है कि जटिल निर्णय लेने और उन्हें लागू करने, विशाल निर्माण, बड़े पैमाने पर श्रमिकों को संगठित करने के लिए एक संगठित सत्ता का अस्तित्व अवश्य ही रहा होगा, ये अनुमान लगाया जाता है। जबकि कूद पुरातात्विकविद इन तथ्यों को नकारते हैं, यानी कुछ जो पुरातात्विक या इतिहासकार हैं वो इन तथ्यों को नकार देते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही। वहीं कुछ का मानना है कि संपूर्ण सभ्यता में एक ही राज्य था जो अभी तक सबसे अधिक प्रमाणिक मत माना जाता है, जो एक सुसंगठित शासन व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था जिसमें लगभग प्रश्नों के उत्तर हम समाहित थे। अब हम दूसरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे कि एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो की विशेषता बताइए। तो एक नियोजित शहर के रूप में मोहनजोदड़ो आधुनिक शहरी व्यवस्था से कहीं आगे था। प्राचीन समय में एक शहर डेवलप हुआ जो कि वर्तमान शहरों से भी आगे था। तो ये बताना, आपको सिद्ध करना, टिप्पणी लिखनी इस पे। मोहनजोदड़ो की अपने नगर नियोजन की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पे प्रकाश डालना है। प्रासंगिकता का मतलब होता है रिलेट, वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है क्या उसमें वो प्रासंगिक है, उससे कोरिलेट कर रहा है, या उस समस्याओं को हम उस व्यवस्था को देखकर क्या हल कर पा रहे हैं, तो उसे कहते हैं प्रासंगिक। मोहनजोदड़ो नगर नियोजन की सबसे विशिष्ट और प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल था जिसे भिन्न बिंदु से हम समझ सकते हैं। पॉइंट, एक नियोजित नगर था, योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ नगर था, दो भागों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था जिसे छोटा बाग ऊंचाई पे बना हुआ था जो दुर्ग कहलाता था, और उसका जो दूसरा बाग निचला शहर था। पुरातात्विक उत्खनन से प्रतीत होता है कि पहले शहर की विस्तृत निर्माण योजना बनाई गई और उसके बाद निर्माण कार्य किया गया। तो वर्तमान में भी शहरों को ऐसे ही डेवलप किया जाना चाहिए। दुर्ग किस प्रकार के होते थे, सड़कें और नियोजित निकास प्रणाली किस प्रकार की थी उस समय की। तो वर्तमान में शहरी व्यवस्था है उसको इस व्यवस्था से सीखना चाहिए। कुएं किस प्रकार बने हुए थे, गृह स्थापत्य कला थी वो किस प्रकार की थी, विशाल स्नानागार किस प्रकार से बना हुआ था। नेक्स्ट जो चैप्टर है राजा, नगर और किसान से संबंधित, इस जो अपना इतिहास है इसका मॉडल पेपर भी अपना देखेंगे लास्ट में। वैसे अलग से सेपरेट वीडियो इस पे बनाया हुआ है, पूरा मॉडल पेपर समझाया हुआ है। आप वहाँ विजिट करें और आराम से उस मॉडल पेपर को देखें। तो इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न अपने इस प्रकार से हैं। गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों के कई लोगों का समूह
शासन करता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किससे संबंधित थे? गणों से। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्म शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की थी। मौर्य संस्थापक और मौर्य धर्म से संबंधित इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिसेन कौन था? तो समुद्रगुप्त का राजकवि जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत में। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। जातक कथाएं कब और किस भाषा में लिखी गई थी? तो जातक कथाएं 1ली शताब्दी में लिखी गई थी, पाली भाषा में लिखी गई। हर्ष चरित्र क्या था? तो संस्कृत में लिखी कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी थी, उसे हर्ष चरित्र कहा जाता है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? वो थे बाण भट्ट। मगध के शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। मगध जितने भी 16 महाजनपद थे, ये तो आपने पढ़ा, इतना तो आपको पता है कि 16 महाजनपद थे, उनमें मगध इतना शक्तिशाली क्यों था? क्या कारण था? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व आधुनिक बिहार स्थित किस जगह स्थित था? ये बिहार में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, क्योंकि मगध क्षेत्र में उर्वरता के कारण उपज अच्छी हो जाती थी। यानी ये नदियों के बहाव क्षेत्र, गंगा और उसकी सहायक नदियों के बहाव वाले क्षेत्र में स्थित है। बिहार के आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ वो मिट्टी थी, वो उपजाऊ थी। लोहे की खदानें थी, जैसे आधुनिक झारखंड है उसके समीप छोटा नागपुर का पठार, जिसको हम भूगोल में कहते हैं, वो क्षेत्र यहीं पे स्थित था। उपकरण और हथियार आसानी से बनाए जा सकते थे। यहाँ जंगली क्षेत्रों भी था, यहाँ तो हाथी आसानी से उपलब्ध थे। सेना के लिए महत्वपूर्ण अंग थे हाथी। गंगा और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था, तो आसानी से पानी भी उपलब्ध था। तो बौद्ध लेखकों के अनुसार मगध का जो महत्व था वो प्रमुख वहाँ के शासकों की नीतियों में को भी बताया जाता है, जिसमें प्रमुख नेता जो शासक थे उसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद थे। वो प्रसिद्ध शासक रहे, अति महत्वाकांक्षी शासक भी थे। तो उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की और उनके योग्य मंत्री भी थे, जिसके कारण मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था उस समय। महाजनपदों की प्रमुख विशेषता की व्याख्या अभिलेख किसे कहते हैं? अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए क्या किया? अशोक की धम्म नीति क्या थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अशोक की जो नैतिक उत्थान के लिए एक नीति लागू की, वो अशोक की धम्म नीति कहलाती है। इसके बारे में तो आप जानते हैं कि एक कल्याणकारी नीति थी, जो लोगों के कल्याण पे जोर देने वाली नीति थी। आरंभिक इतिहासकारों के लिए मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण था? तो मौर्य साम्राज्य के महत्व को बताना है, जिसमें अशोक की जो नीति थी वो महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो बंधुत्व, जाति, वर्ग और आरंभिक समाज, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके इस प्रकार से बनेंगे। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितना समय लगा था? लगभग 47 वर्ष। तो महाभारत से संबंधित कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे? कुरु वंश से। और महाभारत की मूल भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। महाभारत से महत्वपूर्ण जो अपने ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं उनसे संबंधित ये चैप्टर है अपना। मनुस्मृति क्या थी? मनुस्मृति में चांडालों का उल्लेख किस प्रकार से हुआ है? मनुस्मृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। ब्राह्मणों द्वारा स्थापित दैवीय व्यवस्था, वर्ण कौन कौन से थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कुरुओं की राजधानी का नाम क्या था? हस्तिनापुर। पांडवों की पत्नी द्रौपदी। 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ से मिलता है? प्राचीन वेद ऋग्वेद से मिलता है। तो इससे बनने वाले बहिर्विवाह जो पद्धति, इसमें विवाह पद्धतियों का उल्लेख भी है कि बहिर्विवाह पद्धति कौन सी थी, अंतर्विवाह पद्धति से किस प्रकार ये भिन्न थी। बहिर्विवाह पद्धति और अंतर्विवाह पद्धति
में अंतर क्या था? तो अपने गोत्र के बाहर विवाह करने को कहते हैं बहिर्विवाह, और अपने गोत्र के अंदर विवाह करने को कहते हैं अंतर्विवाह। बहिर्विवाह पद्धति, ये पद्धति वैवाहिक संबंध अपने गोत्र से बाहर स्थापित, और इस पद्धति में कन्यादान, विवाह में कन्या को जो भेंट की जाती है पिता द्वारा, उसमें इस एक प्रकार का धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। मनुस्मृति में उल्लेखित पहली और चौथी विवाह पद्धति कौन सी थी? तो ब्रह्म विवाह कौन सा था? मनुस्मृति में उल्लेखित पांचवी और छठी विवाह पद्धति कौन सी थी? असुर विवाह। और छठी विवाह थी गंधर्व विवाह। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। असुर विवाह किसको माना गया है? राक्षस वाला विवाह। यह विक्रय विवाह होता है, जो खरीद कर, यानी कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर बेच देता है, उसे कहते हैं असुर विवाह, यानी एक प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति है। गंधर्व विवाह एक प्रकार से प्रेम विवाह है। ब्रह्म विवाह, इसमें पिता वर को घर बुलाकर कन्या को सौंपता है। और परजात्य विवाह पद्धति, इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए आदेश देता है कि दोनों साथ साथ मिलकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। तो इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न अपने ये हैं, इनको आप एग्जाम से पहले एक बार देख के जाएं। सांस्कृतिक विकास, विचारक विश्वास और इमारतें, बौद्ध और जैन धर्म के समानता बताइए। बौद्ध और जैन धर्म में क्या समानता थी? जैन एवं बौद्ध धर्म में क्या असमानताएं थी? तो बौद्ध और जैन धर्म में समानताएं देख लेते हैं पहले। दोनों ही धर्म कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में विश्वास करते हैं कि व्यक्ति के मरने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, कर्मवाद में विश्वास करते हैं। दोनों ही धर्म यज्ञ बहुदेववाद, यानी देवता एक नहीं अनेक होते हैं, कर्म कांडों में भी का भी विरोध करते हैं। ये धर्म यज्ञों का विरोध करते हैं, बहुदेववाद का विरोध करते हैं, कर्मकांडों का विरोध करते हैं। दोनों ही धर्म निर्वर्ती मार्गी हैं और संसार त्याग पर बल देते हैं। अंतर असमानता बताएं तो यह आत्मवादी है, आत्मा को मानता है जैन धर्म। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। ये जैन धर्म के साहित्य को आगम कहते हैं, बौद्ध धर्म के साहित्य हैं उनको त्रिपिटक कहते हैं। जैन धर्म में धर्म अहिंसावादी है, बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। त्रिपिटक पे टिप्पणी लिखिए। हीनयान और महायान में अंतर लिखना है। बौद्ध धर्म से ही दो शाखाएं बट गई थी, एक को हीनयान जो कि रूढ़िवादी है, और महायान है ये संशोधित और सरल रूप है। ये हीनयान है, ये बुद्ध की स्तुति प्रतीकों के माध्यम से करता है, जबकि महायान है वो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। हीनयान ज्ञान को महत्व देता है, जबकि महायान करुणा को महत्व देता है। जैन धर्म के पंच महाव्रत, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रहण न करना। थेरी गाथा पे टिप्पणी लिखिए, यानी बौद्ध धर्म का एक सूत पिटक का हिस्सा है थेरी गाथा, इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये तो लगभग आपको याद है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है अपनी। यात्री और उनके नज़रिए, यात्री और नज़रियों में इस चैप्टर में हमें भारत भ्रमण पे आए जितने भी यात्री थे, विदेशी यात्री, उन्होंने भारत को किस नज़रिए से देखा और किस प्रकार से भारत का वर्णन किया है, उन सब का यहाँ उल्लेख है, जिसमें अलबरूनी भी है जो कि महमूद गजनवी के टाइम आया था, बर्नियर भी है, इब्न तूता भी है जो कि किसके समय आया था, इब्न तूता, बर्नियर किसके समय आया, और किस प्रकार से भारत का उल्लेख किया है इन विद्वानों ने, इन यात्रियों ने। किस देश के निवासी थे, जैसे बर्नियर फ्रांस का निवासी था। तो इस किताब उल हिंद पे टिप्पणी लिखी। किताब उल हिंद किसने लिखी? अलबरूनी ने लिखी है। और इसमें किसका उल्लेख हुआ है? धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान का उल्लेख किया गया है। इसमें सामाजिक जीवन को भी बताने का प्रयास किया है। 80 भागों में विभाजित है। भारत की सती प्रथा के बारे में किसने बताया है?
तो भारत की सती प्रथा के बारे में बर्नियर ने क्या बताया है? तो बर्नियर ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण किया है और हालांकि उनका मानना है कि उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, लेकिन अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। जो प्रसन्नता से मौत को गले नहीं लगाती उन्हें बाध्य किया जाता था। बर्नियर के अनुसार ये एक क्रूर प्रथा थी, यानी बहुत ही क्रूर प्रथा और गलत प्रथा थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद विवाह स्त्री को जीवित ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता था। जबरदस्ती उसे अग्नि में मरने के लिए मजबूर किया जाता है। इस प्रक्रिया में ब्राह्मण और घर की बड़ी महिलाएं भाग लेती थी। इसमें इन लोगों का महत्वपूर्ण रोल होता था और विधवा के हाथ पैर बांध दिए जाते थे ताकि वह सती स्थल से भाग न सके। बड़ी ही क्रूर प्रथा थी ये। अलबरूनी पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो ये बर्नियर ने बताया है। अलबरूनी ने किसका उल्लेख किया है? जो कि गजनी के समय भारत पहुंचा था। सूफी परंपरा और भक्ति परंपरा। भक्ति और सूफी परंपरा में प्रसिद्ध जो विद्वान हुए हैं, सूफी संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, उनका उल्लेख इस चैप्टर में है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में। संत अवार और सुंदर की धातुएं प्रत्यय शिव मंदिर में प्राप्त करने वाला चोल शासक कौन था? प्रांतक प्रथम गरीब नवाज के नाम से सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है। पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। सूफी संत के अनुयायी शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास। भारत का सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिला माना जाता है चिश्ती। मुगल सम्राट जिसने जीवन काल में 14 बार अजमेर दरगाह की जियारत की, वो कौन थे? अकबर। नैनार महिला कौन थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने। करेंग काल अमैयार, ये नैनार की महिला संत थी। कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? तो ये तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। कीर्तघोष काव्य ग्रंथ की रचना की थी शंकर देव ने। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अलवार संत किस मत से संबंधित थे? तो अलवार संत मानते थे वैष्णव, यानी विष्णु जी के भक्त थे। नैनार शिव जी के भक्त थे। शैव संप्रदाय को मानते थे। अमीर खुसरो सूफी संत किस संत के शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे बास बन्ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थे अपने। तो इस चैप्टर से इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, इनको आप एक बार जरूर देखें। चोल शासकों द्वारा निर्मित शिव मंदिरों के नाम हैं चिदम्बरम, तंजावुर, गंगकोड, चोलपुरम। प्रारंभिक भक्ति संत कब और किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था भक्ति आंदोलन? तो 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था अलनार और नैनार संतों के नेतृत्व में, जो कि दक्षिणी भारत से शुरू हुआ। वासव बन्ना के अनुयायी क्या कहलाते हैं? शैव और लिंगायत कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, इनको आप एक बार ज़रूर देखें। PDF डाली हुई है, उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि आपका जो रिवीजन है, आपका जो याद किया हुआ कंटेंट है, वो कंठस्थ हो जाए। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य संगम वंश की स्थापना किसने की थी? 1336 में की थी। हरिहर बक्का नाम के 2 भाई थे, उन्होंने। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरि और बक्का कहलाते हैं, जो 1336 में की थी। विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारियों को, स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था? कुदिरई और चेट्टी। विजयनगर के पहले राजवंश का नाम था, वो क्या था? संगम वंश। इस वंश के प्रमुख शासक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का समय क्या रहा? राक्षस तागड़ी का युद्ध कब हुआ? 1565 में। किसके बीच? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। 3 शासकों की सेनाओं के बीच हुआ था। विजयनगर सेनाओं ने
1565 में विजयनगर शहर पर आक्रमण कर लूटा था। विजयी जो सेना रही उसने विजयनगर शहर पर आक्रमण कर लूट लिया था। तालीकोट युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने। किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी की कहानी इसमें मिलती है कि बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया था? वो था तुर्की। खुद कास्त कौन थे? खुद कास्त कौन कहलाते थे? किसान कहलाते थे। पंजाब शाह नहर की मरम्मत किसके शासनकाल में हुई थी? शाहजहां के। मुकदम और मंडल कौन होता था? तो गांव का मुखिया। यानी मुगल शासन के समय उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी भूमि व्यवस्था कैसी थी, उस समय के जो महत्वपूर्ण पद थे वो कौन कौन से थे? जजमानी प्रथा क्या थी? एक छोटा गणराज्य की अवधारणा क्या थी? खुद कास्त और पाही कास्त कौन कहलाते थे? तो खुद कास्त कौन होते थे? खुद कास्त वे किसान होते थे जहाँ वो गांव में ही रहते थे और उनकी खुद की जमीन होती थी। और पाही कास्त वो होते थे जो खेतीहर होते थे, जो दूसरे गांव में ठेके पे कृषि करते थे, यानी दूसरे की खेती पर काम करते थे। लोग अपनी मर्जी से पाही कास्त बनते थे। मुगलकालीन ग्रामीण समुदाय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो किस प्रकार का ग्रामीण शासन था उस समय? भू राजस्व व्यवस्था कैसे थे? तो आर्थिक बुनियाद थी। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद था, यानी साम्राज्य चलता ही इस टैक्स पे था जो जमीन से मिलता था। इस कारण से कृषि उत्पादन पे नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन और वसूली के लिए यह जरूरी भी हो गया था कि राज्य का एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा किया जाए। दीवान, जिनके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था के लेखा जोखा की जिम्मेदारी होती थी, इस तंत्र में प्रमुख ये रूप से शामिल अधिकारी होता था। मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था जमा और हासिल क्या करते थे? शासक इतिवर्त मुगल दरबार। लगभग ये 16वीं 17वीं शताब्दी की कहानी इसमें मिलेगी। तो इतिहास को एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था, जो 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व कर रहा था। मुगलों की मातृभाषा कौन सी थी? तो ये थी तुर्की। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस ग्रंथ जो है वो क्या कहलाता है? रजमनामा। महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने। अकबर में जरी कलम खिताब किसे नवाजा गया था? जरी कलम के खिताब से मोहम्मद हुसैन को। बादशाह नामा किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लिखा गया? तो ये शाहजहां के समय। किस शासक ने तीर्थ कर और जजिया कर को समाप्त कर दिया था? किस साल में किया? अकबर ने कर दिया था। फतेहपुर सिकरी को नई राजधानी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी अकबर ने। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था। कंधार पे पुनः आक्रमण कर जीता गया था 1595 में। पहला शिष्टमंडल फतेहपुर सिकरी के मुगल दरबार में कब पहुंचा था? तो ये 1580 में। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा। इस प्रकार के प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हुए हैं। उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन काम कर रहा था उस समय देहात मतलब ग्रामीण समाज किस प्रकार से था, और उपनिवेश यानी अंग्रेजी शासन काल ग्रामीण का जो मुख्य कार्य था वो था कृषि, और कृषि पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की गई, जिसमें बंगाल में इस्तगारी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त जिसको कहते हैं, जो कि 1793 में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। किस प्रकार से था? इनसे इस्तगारी बंदोबस्त क्या था, इससे क्या फायदा हो रहा था किसानों को, या इसके प्रति जो ब्रिटिश सरकार की थी मंशा क्या थी? तो सूर्यास्त कानून विधि क्या था?
इसी चैप्टर में यही इसी से संबंधित कंटेंट है अपना। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। विद्रोही और राज में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड कनिंघम। सहायक संधि का जनक किस गवर्नर को माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है अवैध को। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ सबसे लंबा प्रतिरोध किसने किया था? अवैध ने। और पौध भी इसी को माना जाता है, अवैध को। 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी से सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। कहाँ से? मेरठ की छावनी से। दिन कौन सा था? 10 मई 1857 का। 11 मई 1857 को विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली का नियंत्रण को लेकर अपना नेता किसे घोषित किया? बहादुर शाह जफर को। 1856 में कुशासन के आरोप के आधार पर रियासत का औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित किया गया, वो था अवध। अवध राज्य सहायक संधि को कब स्वीकार किया गया? 1801 में। व्यपगत या हड़पने की नीति कौन से वायसराय ने लागू की थी? वो थे लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया? तो 1829 में। 1857 के दौरान ऐतिहासिक आजमगढ़ की घोषणा कब की गई थी? 25 अगस्त 1857। छोटा नागपुर स्थित शिवभूमि इलाके में कोल आदिवासियों का नेतृत्व कौन संभाल रहे थे? गोनू। अठारह की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई? तो 1857 की क्रांति देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद की जाती है। तो पता ही हम सबको, क्योंकि इस क्रांति में देश के प्रत्येक धर्म, जाति और समूह के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन यानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और संयुक्त होकर लड़ी थी, इसलिए इसे जन क्रांति की संज्ञा दी जाती है। लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति हड़प नीति क्या थी? तो हड़प नीति के अंतर्गत राज्य का जो विस्तार है वो करना था उनका, कंपनी राज्य का जो विस्तार। इस नीति के तहत देशी राज्यों के शासकों को जो दत्तक प्रथा, गोद लेने की जो प्रथा थी, उसे पूर्णतः प्रतिबंध करना था यानी रोकना था। झांसी की रानी, जो कि हमें पता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी लक्ष्मीबाई, और इन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद बेटे को गोद लेने के लिए अंग्रेजों से अपील की, लेकिन उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया और झांसी को हड़पने की कोशिश की। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से टकरा गई। तो जब उनकी मृत्यु हुई लड़ते लड़ते, तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा ही कहा गया कि वो कोई नारी नहीं थी, वो एक मर्द था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तात्कालिक कारण क्या था? तो सुअर और गाय की चर्बी की लगी हुई कारतूस थे, वो तात्कालिक कारण था उस समय का। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या निकले? औपनिवेशिक शहर, जिसमें अंग्रेजी शासनकाल के समय वो जो शहर ज़्यादातर थे, जैसे मुंबई, कोलकाता और समुद्र तटीय जो शहर थे, जो कि अंग्रेजी शासनकाल के समय व्यापार के कार्य कर रहे थे, उन्हीं का विशेष रूप से इसमें उल्लेख हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बस्तियों की किलेबंदी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? लॉटरी कमेटी की स्थापना कब और क्यों की गई थी? जो कि वर्तमान नगर परिषद के जो कार्य हैं उनसे इनकी तुलना की जाती है, लॉटरी व्यवस्था की। गेटवे ऑफ इंडिया कब और किसके द्वारा बसाया गया? किस शैली में इसका निर्माण हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में मुंबई में गुजरात शैली से किया गया है। इसका गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके लिए किया गया? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी भारत आए थे, उसी के स्वागत के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया गया था। चोल किन भवनों को कहा गया था? तो मुंबई में खास तरह की इमारतें बनाई जाती थी, जहाँ जो बहुमंजिला इमारतें होती थी और यहाँ मजदूर, एक प्रकार की मजदूर आवासीय
इकाइयाँ बनाई गई थी, जिसके सारे कमरों के सामने खुला बरामदा और गलियारा होता था, तो बीच में दालान होता था। नवगोथिक स्थापत्य शैली में भारतीयों कौन सी इमारतें बनाई गई? तो अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज तैयार की हुई है आपके लिए ये। इस चैप्टर में अपन छोटे प्रश्न और बड़े दोनों देखेंगे। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से कब लौटे और उस दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो जनवरी 1915, 1815 नहीं है, जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में किस इतिहासकार ने कहा कि दक्षिणी अफ्रीका में ही गांधी जी को महात्मा बना दिया था? तो ये चंद्रदेव सेन। लाल बाल पाल के नाम से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जाने जाते हैं। गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न इस प्रकार के होंगे। अब इसमें हम निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे, जो कि अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। असहयोग आंदोलन एक प्रतिरोध आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। तो इतना तो आपको पता है कि असहयोग आंदोलन 1920 और 21 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके बाद हुआ था। तो असहयोग आंदोलन शुरू किन परिस्थितियों में हुआ था? सामयिक परिस्थितियां कौन सी थी जिसके कारण असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा? रोलट एक्ट। पॉइंट लिखें, पॉइंट के सामने स्टार बनाएं, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करें। तो सर सिडनी रोलेट ने एक अधिनियम पारित किया, तो जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, जिससे प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और बिना जांच के ही किसी भी भारतीय को कारावास में डाला जा सकता था। इस प्रकार का कानूनी प्रावधान किया गया। इस कानून में न वकील था, न दलील थी और न ही कोई अपील थी। इसलिए इस कानून को कहा गया न वकील, न दलील और न अपील। और किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती थी। तो इसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय हुआ, तो ये भी उस समय तत्कालिक कारण था जिसके कारण असहयोग आंदोलन करना पड़ा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का हमें सबको पता है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग मारे गए थे। खिलाफत आंदोलन भी उस समय चल रहा था, असहयोग आंदोलन के समय, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु भी कहते हैं इनको, भारतीय मुसलमानों ने चलाया। और इनकी प्रमुख मांग क्या थी कि ओटोमन साम्राज्य, जो कि इस्लामी पवित्र स्थान है, तुर्की सुल्तान और खलीफा का नियंत्रण बना रहे। खलीफा के पास इतना क्षेत्र व इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के योग्य बना रहे। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को खिलाफत के साथ इसलिए मिलाना चाहते थे कि भारत के दो प्रमुख भारतीय समुदाय, जिसमें हिंदू और मुसलमान, मिलकर औपनिवेशिक शासन के अंत के लिए कार्य करें। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, उल्लेख कीजिए। तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम कौन से थे वो बताने। तो इसमें कौन कौन से कार्यक्रम किए गए? गलत नीतियों का विरोध किया गया। रोलट एक्ट कानून वापस लेने के लिए पूरे बाजार और स्कूलें बंद कर दी गई। कांग्रेस और गांधी जी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके दो समुदायों को एक साथ मिलाकर कार्य करना चाह रहे थे, ताकि अंग्रेजी शासनकाल से जल्दी मुक्ति मिल सके। इसमें सरकारी विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थियों ने भी भाग लिया था। असहयोग का प्रभाव देहात पर भी पड़ा, देहात यानी गांवों पे, जिसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। आंध्र की पहाड़ी जनजातियों और कानून की अवहेलना की। आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ी जनजाति थी, उन्होंने कानूनों का विरोध किया। अवैध के किसानों ने टैक्स चुकाने से मना कर दिया। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। किसान, श्रमिकों और अन्य ने अपने मेल खाते तरीके का इस्तेमाल कर अपने ढंग से अपनी व्याख्या करके औपनिवेशिक शासन के प्रति असहयोग प्रकट किया। नमक यात्रा के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के साथ संवादों की समीक्षा कीजिए। और यह गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकला?
ये बताना। नमक यात्रा यानी असहयोग आंदोलन के बारे में आपको बताना। दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, तो ये 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ और इसमें गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, नवंबर 1931 में, और इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। मुस्लिम लीग ही मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों के काम करती है, ऐसा उनका मानना था। राजे रजवाड़े दावा किया कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भाग भ्रमण पर कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने कहा कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों के प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये सिर्फ संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा कहना था डॉक्टर अम्बेडकर का। इन सब विरोधों के बीच सम्मेलन में कोई नतीजा नहीं निकला और गांधी जी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया। रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मेलन के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया। इस सम्मेलन के बाद किसने श्वेत पत्र? रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलित वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना। और द्वितीय विश्व युद्ध होने पर, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला था ये द्वितीय विश्व युद्ध, लगभग 6 वर्ष। तो द्वितीय जो विश्व युद्ध था इसमें ब्रिटेन जैसे देश थे। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर कांग्रेस ने फैसला किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता दें तो कांग्रेस युद्ध प्रयासों में सहायता देगी, लेकिन सरकार ने यह बात नहीं मानी। तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया उस समय। और फिर वेवेल योजना और क्रिप्स मिशन के असफल होने पर गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ा। उसका नाम रखा भारत छोड़ो आंदोलन और ये शुरू हुआ अगस्त 1942 में। कांग्रेस के प्रमुख जो नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कार्यक्रम के देशभक्त, ये जो कार्यक्रम चला इसमें देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस ये किसी प्रकार का नेतृत्व नहीं था इस आंदोलन में, क्योंकि जो नेतृत्व कर रहे थे उन सबको जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्यों ने भूमिगत होकर आंदोलन चलाए। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मदीनापुर जैसे जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई, जिससे सतारा के प्रति सरकार 1946 तक चलती रही। लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे, इसलिए इसे जन आंदोलन माना गया। युवाओं ने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता चुना। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरीके से बदल दिया, ये भी अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने से इस आंदोलन का रूप कैसे बदल गया था। गांधी जी 1915 में भारत आकर पूरे भारत का भ्रमण करते और स्थानीय स्तर पे सबसे पहले जो आंदोलन चलाया वो था चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, चंपारण के बाद खेड़ा और फिर अहमदाबाद तीसरे नंबर पे चलाया। देश का बहुसंख्यक कृषक और मजदूर जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की शाखाएं खोली, जिसमें कांग्रेस का जनाधार और अधिक बढ़ गया था। असहयोग आंदोलन चलाया, फिर नमक सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। राष्ट्रीय भावना की इन आंदोलनों के द्वारा जागृति की और सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया। महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए समानता का अधिकार दिया गया। छुआछूत विरोधी संघर्ष भी साथ साथ चल रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास भी चल रहे थे। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी रचनात्मक कार्य गांधी जी के द्वारा किए जा रहे थे। निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है? ये स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस प्रकार भिन्न होते हैं। विभाजन को समझना, भारत किस प्रकार और कब विभाजित हुआ। तो स्वतंत्रता के पूर्व प्रांतीय संसदों के गठन के लिए प्रथम बार चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे 1937 में। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। स्वतंत्रता से पूर्व प्रांतीय सांसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराया गया। इन चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला? 5 में। नोआखली वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो नोआखली बांग्लादेश में है। किधर साइड ऑफ साइलेंस किसकी पुस्तक है? उर्वशी बुटालिया
बुटालिया की। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1971 में। मुस्लिम लीग मुसलमानों के एकमात्र प्रवक्ता, ये कथन किसका था? मोहम्मद अली जिन्ना का। प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कितने प्रांतों में करवाए गए थे? 11 में। 1947 में भारत विभाजन के समय निम्न में कौन सा एक शब्द व्यक्त नहीं किया गया? विद्रोह शब्द व्यक्त नहीं किया गया था। मार्शल्ला, मारा मारी, हुल्लड़, ये शब्द यूज हो रहे थे। होलोकास्ट क्या है? बंटवारा। भारत विभाजन के समय जो नस्ली सफाया व कारगुजारी थी धार्मिक समुदायों के स्वयं प्रभु प्रतिनिधियों की। कैबिनेट मिशन, किस मिशन के प्रस्ताव को लीग और कांग्रेस द्वारा स्वीकार नहीं करने पर भारत विभाजन कमोबेश अनिवार्य हो गया था? तो कैबिनेट मिशन के स्वीकार नहीं करने के कारण। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 3। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946 में। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। संयुक्त प्रांत के नाम से किस राज्य को जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को। उन्नीस सौ 46 के प्रांतीय चुनावों के कोई 2 परिणाम क्या निकले? 1947 के दौरान हुई भीषण विनाश लीला को महाविध्वंस या होलोकास्ट क्यों कहा जाता है? समकालीन परीक्षकों और विद्वानों ने 1947 के दंगों में हुई विनाशशीलता को देखते हुए इसे इस नाम से जाना गया। उन्नीस सौ 45 में दोबारा शुरू हुई वार्ताएं क्यों टूट गई थी? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मानने से क्यों इनकार कर दिया था? तो कांग्रेस और कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव को मानने से अस्वीकार कर दिया क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा और समूह चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस इस बात से असंतुष्ट थी कि प्रारंभ में प्रांतों को समूहबद्धता अनिवार्य होगी, परंतु संविधान बन जाने के बाद उनके पास समूह से निकलने का अधिकार होगा। मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार करना। मुस्लिम लीग की मांग थी कि प्रांतों को समूहबद्धता अनिवार्य हो, जिससे समूह ख और ग के पास भविष्य में संघ से अलग होने के अधिकार होने चाहिए। संविधान निर्माण एक युग की शुरुआत। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना। भारत का संविधान कब अस्तित्व में आया? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। कौन सा संविधान है? भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान में लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की जो संस्कृति है, किन संस्थाओं के विकसित करने का प्रयास किया गया? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया गया। संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए संविधान सभा के और 165 बैठकें हुई। संविधान सभा के गठन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव संवैधानिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। ये 1950 के संविधान में लागू किया गया संविधान। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 वर्ष से ऊपर का हर भारतीय नागरिक जो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश का क्यों ना हो, उसे मत देने का अधिकार, उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और शुरू में 21 वर्ष शुरू की गई थी, बाद में 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 18 वर्ष की है, तो वर्तमान में 18 वर्ष है।
संविधान सभा के सभी सदस्य कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। ये गलत है क्योंकि गलत ही पूछा है। असत्य कौन सा है? यही असत्य है। संविधान सभा में सदस्य थे जिनमें से 82% कांग्रेस के सदस्य थे, तो लगभग 300 सदस्य थे जिनमें से 82% सदस्य थे वो थे कांग्रेसी। राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों को तिरंगा होगा, ये प्रस्ताव कब लिया गया? किसने लिया? तो ये लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में कथन है, ये ब्रिटिश काल में अंग्रेज कांग्रेस विरोधी थे, इसलिए महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय मंत्री, विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। संविधान सभा के मुंशी तथा लादी कृष्णमूर्ति उनके साथी थे। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हैं। उद्देश्य प्रस्ताव के भाषण में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किन महान क्रांतियों का उदाहरण पेश किया? तो अमेरिकी क्रांति का भी उदाहरण दिया गया, बिल्कुल। फ्रांसीसी क्रांति का भी दिया गया, रूसी क्रांति का। उपरोक्त सभी क्रांतियों का उदाहरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के समय दिया। संविधान सभा की चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड कितने खंडों में है? 11 खंडों में। संविधान के मसौदे के 3 विषयों की सूचियों के संबंध में कथन कौन सा सत्य है? तो प्रथम सूची केंद्रीय सूची विषय, जिसमें केंद्र सरकार के अधीन है विषय, वेरी गुड। दूसरी सूची राज्य सूची के विषय हैं, जहाँ केंद्र सरकार के अधीन होते थे। तीसरी सूची समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी थी। उपरोक्त सभी विषय केवल केंद्र सरकार, यानी यहाँ सिर्फ राज्य सरकार का नाम है। भारतीय संविधान को कब सूत्रबद्ध किया गया? 9 दिसंबर 1946 से 26 जनवरी 1949 तक, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। संविधान सभा के सहयोग करने वाले प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन थे? BN राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में और SN मुखर्जी मुख्य योजनाकार के रूप में। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान सभा की शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। पृथक निर्वाचन एक विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति को समा चुका है। ये कथन किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पृथक निर्वाचन को आत्मघाती मांग मानने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं? गोविंद वल्लभ पंत और बेगम एजाज रसूल। पृथक निर्वाचन का समर्थन किस एक सदस्य के नाम? NG रंगा के अनुसार असली अल्पसंख्यक कौन थे? जो देश की जनता, गरीब और दबे कुचले लोग, किसान और आदिवासी। संविधान तथा सदस्य जयपाल सिंह किस समूह के प्रतिनिधि थे? आदिवासी समूह की तरफ से। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कौन से कानून? 1909, 1919, 1935 का। तो इस चैप्टर से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं अपने। अभी मानचित्र संबंधी कार्य, मैंने कहा था मैं अंत में आपको मानचित्र संबंधी कार्य बताऊंगी। तो मानचित्र संबंधी कार्यों में हमें भरना है, तो वो देखेंगे। बनवाली कहाँ भरना है? ये राजस्थान है, ये हरियाणा है। बनवाली हरियाणा में, राखी गढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान के उत्तरी भाग में, गंगानगर हनुमानगढ़ में है कालीबंगा, तो उत्तरी भाग में। अब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चौहुंदड़ो, धोलावीरा और लोथल और नागेश्वर, ये तीनों जगह गुजरात में भरनी है। ये गुजरात है। ये भारत का बाहरी भाग है, ये पाकिस्तान में है। एक मैप और देखेंगे अपन, बौद्ध स्थल से संबंधित। तो बौद्ध स्थल से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, स्थल भरना पूछा जाए, तो श्रावस्ती जो कि भारत के उत्तर प्रदेश में है, लुम्बिनी नेपाल में, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल भारत के बॉर्डर पे है, कुशीनगर ये उत्तर प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, बोध गया जो कि बिहार में है, भरहुत जो कि मध्य प्रदेश में, भरहुत और सांची दोनों मध्य प्रदेश में है,
श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। बोध गया बिहार में है। अब नासिक और अजंता दोनों महाराष्ट्र में है। नासिक और अजंता। अमरावती और नागार्जुन ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। अमरावती और नागार्जुनकोंडा। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख स्थल से संबंधित हम मानचित्र देखेंगे। जैसे लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो ये वर्तमान में लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि पाकिस्तान से लगती है। अमृतसर जो कि पंजाब में है। मेरठ उत्तर प्रदेश, बरेली, मेरठ उत्तर प्रदेश, बरेली, कानपुर, चौरा चौरी ये पांचों स्थल उत्तर प्रदेश में है। साबरमती गुजरात में है। चंपारण बिहार में है। बनारस भी उत्तर प्रदेश में है। मेरठ, बरेली, आगरा, कानपुर, चौरा चौरी और बनारस ये उत्तर प्रदेश में है। खेड़ा, साबरमती, खेड़ा और बारदौली, दांडी ये चारों स्थल गुजरात में हैं। मुंबई, पूना और सतारा ये महाराष्ट्र में है। वर्धा भी महाराष्ट्र में है। कटक उड़ीसा में है। तो ये आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण मानचित्र में स्थल दर्शाए जाएं तो आपको दर्शाने 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख स्थल में से आपके लिए कौन से स्थल कहाँ भरने हैं। मेरठ जो हमने बात कर चुके हैं, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर और आजमगढ़ ये उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली देश की राजधानी है, ये आपको पता ही कहाँ है। ग्वालियर मध्य प्रदेश, झांसी भी मध्य प्रदेश में है। बैरकपुर पश्चिमी बंगाल में, जगदीशपुर और आरा बिहार में ही। सतारा महाराष्ट्र में है। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल देखेंगे अब। पानीपत हरियाणा में है। मथुरा, फतेहपुर सीकरी और इलाहाबाद ये उत्तर प्रदेश में है। आमेर और अजमेर दोनों राजस्थान में हैं। मंदसौर मध्य प्रदेश में है। सूरत गुजरात में है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना कहलाता है, इतिहास में ये पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये बिहार की राजधानी है पटना। वर्धमान और कोलकाता ये पश्चिमी बंगाल में है। कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी, वर्धमान जो है वो है पश्चिमी बंगाल में। मद्रास, चेन्नई, चेन्नई जो मद्रास का पुराना नाम चेन्नई का ही पुराना नाम मद्रास है, या मद्रास का नया नाम चेन्नई है जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में हम नानकाना साहिब जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब बोलते हैं इसको। शाहजाबाद जो कि हरियाणा में है, दिल्ली के पास है शाहजहानाबाद। मेड़ता जो कि राजस्थान में है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर की नगरी है उज्जैन मध्य प्रदेश में। भृगकच्छ, गिरनार और पोरबंदर ये गुजरात में है। राजगीर बिहार में है। ताम्रलिप्ति जो जगह है ये पश्चिमी बंगाल में है। नागपुर, दौलताबाद और सपोरा ये इसमें महाराष्ट्र में है। गोलकुंडा ये त्रिपुरा है, तेलंगाना में है गोलकुंडा। बीजापुर और हम्पी कर्नाटक में है। मछलीपट्टनम इसको मुसलीपट्टनम भी बोलते हैं, मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है, तटीय समुद्र तट पे। पुहार और तंजावर ये तमिलनाडु में है। कालीकट केरल में है, समुद्री तट पे है कालीकट केरल में। ये छोटा सा राज्य है जो कि केरल है। अब महाजनपदों से संबंधित हम जगह देखेंगे। कंबोज, पेशावर और कंधार और तक्षशिला ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। सिंधु नदी जिसका बहाव क्षेत्र मैंने शुरू में बताया था कि हिमालय से निकलती हुई ये इस पाकिस्तान में प्रवेश करती है, अपने जम्मू कश्मीर से निकलकर
पंजाब और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की तरफ बहती है। कुरु जनपद जो कि दिल्ली के आसपास था, कुरुक्षेत्र, ये दिल्ली है। मथुरा है उसके पास, पांचाल, मल्ले, कौशल, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और लिच्छवी ये नेपाल के आसपास हैं। गंगा नदी का बहाव क्षेत्र, जिसमें हमने ऊपर देखा था कि मगध इतना संपन्न राज्य कैसे था, मगध इतना शक्तिशाली कैसे था, तो गंगा नदी की सहायक नदियां जहाँ बहती हैं उस मैदानी क्षेत्र में मगध है। इसलिए मगध की बात तो हम कर चुके थे। तो मगध कहाँ बनना है आपको? यहाँ बनना है राजगृह और अंग, पटना, अयोध्या, प्रयाग, कौसंबी, वत्स, चेदी, अवंती, उज्जैनी, नर्मदा नदी और भृंगकच्छ, कोलकाता, ताम्रलिप्ति, अस्मक जो एक महाजनपद था, अस्मक दक्षिण भारत का प्रमुख जनपद था यह अस्मक, गोदावरी नदी और प्रतिष्ठान, मुंबई, ये महाजनपद से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल थे। मॉडल पेपर आपको करवाया जा चुका है, तो मॉडल पेपर आप देखें किस प्रकार का पेपर आएगा आपके सामने। तो ये पूरा हल करवाया हुआ है मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी पढ़ें और दूसरों के पढ़ने में मदद करें। मिलते हैं महत्वपूर्ण सूचना के साथ। ऑल दी बेस्ट, इसी शुभकामना के साथ। थैंक्स।